नमस्कार दोस्तों पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर में जो सरकार चल रही है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये लोकसभा से पास नहीं हो पाया। और इसीलिए आप देखोगे कल से काफ़ी चर्चा चल रही है कि वुमेन्स रिजर्वेशन जो बिल को लेकर डिस्कशन हो रहा था वो फेल हो गया लोकसभा में ही। ये आप देख सकते हो खबर, वाई द वुमेन्स कोटा बिल फेल्ड इन द लोकसभा डिस्पाइट मोर वोट्स इन फेवर। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिरकार वुमेन्स रिजर्वेशन का डीलिमिटेशन से क्या लिंक है। क्योंकि यहां पर जो ऑपोजिशन है वो भी कह रही है कि हम वुमेन्स रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज कि यहां पर सरकार ने 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था, अप्रैल 16 से अप्रैल 18 के बीच में, और यहां पर 2 इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा होनी थी, उसको लेकर बिल पास कराए जाने थे। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो है वुमेन्स रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन। ध्यान रखिएगा 2023 में ही, मतलब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके जस्ट पहले ही सरकार ऑलरेडी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कर चुकी है, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। और इसके अंदर यह कहा गया था कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा। कहां पर? एक तो लोकसभा में, और दूसरा देश के अंदर जितने भी राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर। तो ये ऑलरेडी 2023 में बिल पास हो गया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर यह तभी हो पाता इंप्लीमेंट जब नया वाला सेंसस होता, क्योंकि अभी आप सब जानते हो 2021 का जो सेंसस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अभी जस्ट स्टार्ट किया गया है। तो उससे जो डेटा निकल कर आता फिर सरकार यहां पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज लेकर आती। तो इन दोनों चीज के बाद ही यहां पर ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है वो इंप्लीमेंट हो पाता। अच्छा, दूसरा यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, डीलिमिटेशन रिफॉर्म, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इनफैक्ट सबसे बड़ा मुद्दा यही है डीलिमिटेशन को लेकर। डीलिमिटेशन का सिंपल अर्थ ये है, जैसे आज के डेट में ये आप देख सकते हो, ये जितने भी छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं ये लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मतलब अभी लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं। तो अब क्या है कि कहीं पर जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बड़ा दिखेगा, कहीं पर छोटा दिखेगा। बेसिकली ये पॉपुलेशन के आधार पर है, ठीक है। अब वो भी क्या है, 1971 से यहाँ पर फ्रीज हो रखा है। तो अब सरकार चाहती थी कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में उसको भी बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या किया, ये कह दिया कि वुमेन्स रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब ये डीलिमिटेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहां पर जो लोकसभा के सीट्स हैं वो यहां पर बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस क्या किया गया है? पार्लियामेंट में सरकार ने परसों इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 131st अमेंडमेंट बिल था और यही सबसे इंपॉर्टेंट बिल था जिसको लेकर वोटिंग होनी थी। लेकिन हुआ क्या होता है कि इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं उसमें आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है। आप समझिए क्या है कि वैसे तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं और इसका 2/3 कितना होगा, लगभग 360 के आसपास होगा। अब आप सब जानते हो कि जो इस समय हमारी लोकसभा है इसमें जो मेजॉरिटी है वो एनडीए के पास है। इनफैक्ट जो 2024 का लोकसभा का नतीजा आया था इसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। पूर्ण बहुमत के लिए आपको 272 चाहिए था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पहले से अलायंस था टीडीपी के साथ, जेडीयू के साथ, और ये जितने भी अलायंस पार्टनर हैं इनका कुल मिलाकर 292 आता है, जो कि अपने आप में मेजॉरिटी है। और वहीं ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं। तो यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी जो कि नहीं हो पाई। क्या होता है कि 298 फेवर में चले जाते हैं सरकार के और 230 जो है वो उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम 2/3 मेजॉरिटी की बात करें तो मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। अब कल जब ये वोटिंग हुआ तो उस समय प्रेजेंट जो मेंबर्स की संख्या थी वो आई थिंक शायद 528 के आसपास था। तो इसका 2/3 आता है लगभग 352। सरकार को 352 सीट्स चाहिए थे, वोट चाहिए थे ताकि ये बिल पास हो सके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सके। लेकिन सरकार के फेवर में सिर्फ 298 ही जो वोट्स हैं वो फेवर में गए। अब देखिए क्या है ना कि ये बिल पास हो जाता तो यहाँ पर फिर फर्दर प्रोसेस होता। एक तो महिलाओं का रिजर्वेशन को लिंक कर दिया जाता कि डीलिमिटेशन होगा। अब डीलिमिटेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार ये कह रही थी कि 543 जो सीट्स है लोकसभा का इसको बढ़ाकर 850 सीट्स कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये सारी चीजें अभी के लिए नहीं हो पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल नहीं होगी, आगे चलकर फिर कुछ ना कुछ करके किया जाएगा, लेकिन
अभी के लिए ये पूरा जो रिफॉर्म्स है वो यहाँ पर रुक गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा से ही पास नहीं हो पाया। अब राज्यसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब पहले लोकसभा से होता, फिर राज्यसभा से होता, तब हम आगे देखते। अच्छा, इसमें एक मेन कंट्रोवर्सी क्या है, ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, सरकार ने वुमेन्स रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन के साथ लिंक कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कह रही है कि जब 2023 में आपने ये बिल पास कर ही दिया था, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलना था 33%, वो आप अभी दे दो ना। जैसे 2023 में ये बिल पास हुआ, तो क्यों नहीं सरकार जो है 2024 में ही, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसी वक्त सरकार को 33% रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। लेकिन अब दूसरी तरफ होता क्या है ना, सरकार ये कह रही है कि मान लो अगर हम अभी दे देंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मेल एमपीज हैं वो यहाँ पर ट्रबल में आ जाएंगे, जो इतने सालों से उनका चयन होता आ रहा है। जैसे मान लीजिए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सीट है, मान लो वाराणसी से, वो वाराणसी से जीतते हैं, अब वो महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो हटना पड़ेगा क्योंकि रिजर्वेशन आ गया। तो यही सबसे बड़ी, मतलब सरकार ये कह रही है कि इसको हम डीलिमिटेशन अगर कर देते तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा का बढ़ जाता, ये 850 हो जाता। तो इसमें अब हम यहाँ पर 250 या 270 सीट्स रिजर्व कर देते महिलाओं के लिए, ताकि अल्टीमेटली सब लोग खुश रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो कि यहां पर सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ ना, वो यही हो गया कि सरकार ने वुमेन्स रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन के साथ लिंक कर दिया। और ऑपोजिशन का आर्गुमेंट देखिए, ऑपोजिशन क्या कह रही थी कि वी सपोर्ट 33% कोटा, हमें कोई मतलब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वी डोंट वांट इट टू बी लिंक्ड विथ डीलिमिटेशन, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो डीलिमिटेशन के खिलाफ है। स्पेशली जो साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, तमिलनाडु में इसको लेकर ऑलरेडी काफी बवाल चल रहा है, वहां पर जो सीएम है एमके स्टालिन, वो तो इसके साफ खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि देखो, डीलिमिटेशन का भी मतलब समझ लीजिए क्या है कि जितने लोग हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। अब जैसे मान लो अगर हम यूके की बात करें, लंदन की बात करें, वहां पर यूके में अगर आप देखोगे 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक एमपी है। अब भारत में क्या है ना, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में आप समझिए 25 लाख 30 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी है। वहीं अगर आप तमिलनाडु में, केरला में यहां देखोगे 15 लाख पर एक एमपी है। तो वो ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उनको सबसे बड़ा डर ये है, ऑपोजिशन पार्टीज को डर ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता महिलाओं के अधिकार के नाम पर, तो सरकार चुपके से फिर जो है कभी भी डिलिमिटेशन कर पाती। यहां पर उत्तर प्रदेश को मान लो जैसे 80 लोकसभा सीट से आज के डेट में, ऑपोजिशन को डर ये था कि इसको बढ़ाकर अचानक से सरकार 150 कर देगी, डबल कर देगी, 160 कर देगी। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि कैसे हम भरोसा कर लें, हो सकता है आप डिलिमिटेशन में ऐसा कर दो। आई होप आप समझ रहे हो कि यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट है। यहां पर एक प्रकार से क्या होंगी चीजें, सदर्न इंडिया को, स्टेट्स को जो डर है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना परसेंटेज शेयर ऑफ सीट्स आज के डेट में है, उतना ही हम बढ़ा देंगे। ये सरकार का आर्गुमेंट यहां पर लगातार आ रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने इसको लेकर कहा, दिस इज नॉट अ वुमेन्स बिल एज इट हैज नथिंग टू डू विथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दिस बिल इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द कंट्रीज इलेक्टोरल मैप। मतलब सरकार पहले वोट, मतलब ऑपोजिशन, आपको याद होगा ना, चुनाव के दौरान वोट चोरी ये आरोप लग रहा था। अब ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं ये हिस्सा चोरी है। सरकार गलत तरीके से यहाँ पर कुछ स्टेट्स को ज़्यादा शेयर देना चाह रही है। जैसे सदर्न इंडिया के जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि हिंदी हार्टलैंड में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा सीट मिलता है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर बीजेपी जीतते आ रही है, अच्छा खासा सीट मिलता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा सीट होगा, बीजेपी और ज़्यादा जीतेगी, तो उनको सदर्न इंडिया से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर लोकसभा के अंदर वो आसानी से अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी। ये सारे आरोप ऑपोजिशन के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है, अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से आज भी लोकसभा चल रही है। अब तो पॉपुलेशन हमारी 1.5 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। जस्ट इमेजिन, उस समय 1971 में पॉपुलेशन आधी थी इसकी,
लेकिन अब ये डबल हो चुकी है। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल का भी मामला आता है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो यहाँ पर इक्वल पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। और वुमेन रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब रिजर्वेशन जो है वो तभी हो सकता जब फ्रेश सीट जो मैपिंग होती, जो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो रीड्रॉ किए जाते, तब यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट कर पाते। खैर, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहली बात है, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन होना था वो अब डिले हो जाएगा। कब होगा, क्या होगा, 2029 वाले लोकसभा चुनाव में इंप्लीमेंट होगा या फिर आगे चलकर 2034 में इंप्लीमेंट होगा, अभी अब आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया है। फिर यहाँ पर सेंटर और स्टेट में रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर रुक गया है एक प्रकार से, तो कई चीज़ें हैं। और इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही कल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कह दिया हमने जो 2 बाकी के बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे उसको आप हटा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो सारे बिल्स वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से ही लिंक थे। अगर ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होता तब फिर हम डिलिमिटेशन और वो सारी चीज़ों को देखते, लेकिन अब क्योंकि यही पास नहीं हुआ तो बाकी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चार्ट्स के थ्रू नंबर्स दिखाता हूँ। लोकसभा में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, जैसे देश आज़ाद होने के बाद जब पहली लोकसभा थी उस समय सिर्फ 5% महिलाएं थीं लोकसभा के अंदर, और ये कई सालों तक चला। मतलब आप समझिए कि 9th 10th 11th जो लोकसभा थी तब तक ये 6%, 7%, 8%, 9% तक गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये बढ़ता गया, स्पेशली 15, 16, 17, ये पिछले 3 लोकसभा में अगर आप देखोगे महिलाओं का जो परसेंटेज है ये अब पहुँच गया है 14%, 13% के आसपास। ठीक है, तो ये बढ़ा तो है पिछले 10-15 वर्षों से, लेकिन क्या है कि अभी भी बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। इनफैक्ट मैं आपको अगर पार्टीज वाइज दिखाऊं तो मान लीजिए जैसे टीएमसी है, टीएमसी के पास जितने भी एमपीज हैं उसमें से महिलाएं कितनी हैं, तो वो 40% के करीब है। जेडीयू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके हो गई, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन सब का ऑलमोस्ट लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनके जितने भी एमपीज हैं उसका 13%, 14%, 15% के आसपास ही इनके वुमेन जो एमपीज हैं वो देखने को मिलती हैं। तो पार्टी वाइज अगर आप देखोगे तो टीएमसी का सबसे अच्छा पोजीशन है इस केस में। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, देश में जितने भी असेंबलीज हैं वहां पर महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे अच्छा जो है वो छत्तीसगढ़ का कंडीशन है, मतलब 20% से ज़्यादा वहां पर जो एमएलएज हैं वो महिलाएं हैं, और फिर बाकी का देश का हालत बहुत कम है, मतलब 10%, 15% तक ही महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको कंपेयर करो दुनिया भर से, मतलब सबसे ज़्यादा वुमेन पार्लियामेंटेरियंस परसेंटेज कहाँ पर है, रवांडा 63%, क्यूबा, मेक्सिको, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। और भारत में कितना है, सिर्फ 13-14%, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आगे होगा क्या। ध्यान रखिएगा, वुमेन्स रिजर्वेशन जो कानून है वो अभी भी वैलिड है, जो 2023 में पास हुआ था। ये तो 2026 में जो अमेंडमेंट सरकार ला रही थी वही फेल हुआ है, और अब यहाँ पर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन, और इसको होने में बहुत टाइम लग सकता है। 2029, 2034 कब तक होगा, लेट्स सी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, जो भी कल कुछ हुआ पार्लियामेंट में, वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।